जैसा कि आप सभी के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर 26 को पेपर है, कुछ क्वेश्चंस और बता दीजिए। तो आज के पेपर में हम जो हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी का पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मेनली हम गेस्टाल्ट जो स्कूल है या गेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। मैं पहले बता देता हूं, यहाँ पे सिर्फ हम राइट आंसर की बात करेंगे क्योंकि अभी समय कम है और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए। अगर आपको इनके डिटेल्स आंसर चाहिए, डिटेल में पूरी थ्योरी चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जनरल साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यह विचारधारा कि मस्तिष्क का जब कोई हिस्सा ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसके इस कार्य को करने के लिए दूसरा विशिष्ट क्षेत्र सक्षम होता है, को व्यवहारवादियों ने क्या कहा है? यह विचारधारा कि मस्तिष्क का जब कोई एक हिस्सा ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसके इस कार्य को करने के लिए दूसरा विशिष्ट क्षेत्र सक्षम होता है, इसको व्यवहारवादियों ने क्या कहा है? तो इसे व्यवहारवादियों ने सक्षमता का नियम कहा है, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी। तो आप ऑप्शन खा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101। जब व्यक्ति किसी आकृति जैसे वर्ग हुआ पर बहुत देर तक यानी कम से कम 30 सेकंड तक अगर देखता है और फिर किसी दूसरी वैसी ही आकृति को देखता है तो दूसरी आकृति का प्रत्यक्षण थोड़ा विकृत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है आपका सेटिस्फेक्शन। जो सैचुरेशन का पीरियड होता है 30 सेकंड के बाद सैचुरेशन पीरियड होता है, तो जो फिगर होता है वो ग्राउंड में दिखने लगता है, ग्राउंड होता है वो फिगर में दिखने लगता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के लिए संरचनावादियों के मनोदैहिक समानांतरवाद के तुल्य संप्रत्यय कौन सा था? मतलब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने संरचनावाद के मनोदैहिक समानांतरवाद के आसपास में कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरी दी थी, तो इसे आप ऑप्शन का को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कुछ नियमों को सीखकर उसका अनुप्रयोग दूसरी परिस्थिति में कुछ अन्य समान व्यवहार को सीखने में उपयोग करता है, इसे गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा है? जैसे व्यक्ति एक परिस्थिति में कुछ नियमों को सीखकर दूसरी परिस्थिति में सेम नियमों का उपयोग करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्थानांतरण, ट्रांसपोजिशन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन खा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104। वर्दाइमर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा चिंतन अंशतः उत्पादक तथा अंशतः अनुत्पादक होता है? वर्दाइमर के अनुसार कौन सा चिंतन अंशतः उत्पादक तथा अंशतः अनुत्पादक, मतलब प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव होता है? पार्सली प्रोडक्टिव, पार्सली नॉन प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका ऑप्शन बी सही होगा, मतलब खा सही होगा, टाइप बी। वर्दाइमर के अनुसार सबसे अधिक उत्पादक चिंतन कौन सा होता है? तो जो सबसे अधिक उत्पादक चिंतन होता है वो है आपका टाइप ए। तो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार विस्मरण का मौलिक कारण क्या है? तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार विस्मरण का जो मौलिक कारण है वो है स्मृति चिन्हों का क्रमिक परिवर्तन। तो आप ऑप्शन यहाँ पर किसको टिक करेंगे? खा को टिक करेंगे। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना क्या है? तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना एक आकस्मिक प्रक्रिया है, एक सडन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 108। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, मतलब किस क्षेत्र में रहा है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो आपका परसेप्शन में रहा है, प्रत्यक्षण में रहा है। 5 फिनोमेना किससे संबंधित है? 5 फिनोमेना किसे कहते हैं? तो जो 5 फिनोमेना है वो गति के भ्रम से संबंधित है और इसे वर्दाइमर ने दिया था। वर्दाइमर ने 5 घटना की सत्यता की जांच करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उस प्रयोग में 5 घटना दो उद्दीपकों के बीच एक खास समय अंतराल होने पर ही होती है।
तो वो समय अंतराल कौन सा था? तो उस समय अंतराल की बात करें तो वो समय अंतराल होता है सेकंड का 1/15वां भाग, मतलब 15 मिली सेकेंड में जब कोई चीजें गैप करते हैं उसके बीच में तो वो लगता है कि वो मूविंग कर रही हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने चेतना और व्यवहार दोनों को ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना था। तो आप ऑप्शन गा को टिक करेंगे। संरचनावादियों तथा थॉर्नडाइक द्वारा साहचर्य के जिन नियमों द्वारा चेतना, अनुभूति एवं व्यवहार के पहलुओं की व्याख्या की गई उसे वर्दाइमर ने क्या कहा? संरचनावादियों तथा थॉर्नडाइक द्वारा साहचर्य के जिन नियमों द्वारा चेतना, अनुभूति एवं व्यवहार के पहलुओं की व्याख्या की गई उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया बंडल प्रापकला, बंडल हाइपोथेसिस कहा गया। तो आप ऑप्शन खा को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 113, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार समानता का नियम है। समानता का नियम कैसा होता है? तो गेस्टाल्ट वादियों का मानना था कि जो समानता का नियम है वो जन्मजात होता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फिर से पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का अर्थ क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो वातावरण में देखता है तथा मस्तिष्क में उसके बाद जो होता है में एक एक का संबंध होता है। मतलब एक जो आप चीजें देखते हैं, जैसे आपने एक मैप देखा, तो मैप जब आप देख रहे हैं तो उस मैप से रिलेटेड आपके मस्तिष्क में भी एक छवि बनती है और उन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। उसके आधार पर आप पूरे मैप के बारे में एक चीजें जान पाते हैं। तो उसी को यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म के अंदर बताया गया है। ये एक एग्जाम्पल था। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, का सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 115, व्यक्ति का यह आत्म प्रत्यक्षण कि वह अमुक परिस्थिति में कितने अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है को बेंडूरा ने क्या कहा? व्यक्ति का यह आत्म प्रत्यक्षण, सेल्फ परसेप्शन कि वह किसी परिस्थिति में कितने अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है, तो उसे बेंडूरा ने सेल्फ इफिशिएंसी कहा है, आत्म क्षमता कहा है। तो आप ऑप्शन का को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 116, 116, बेंडूरा के अनुसार आत्म संचालित व्यवहार की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसे इन प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है? बेंडूरा के अनुसार आत्म संचालित व्यवहार की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसे इनमें शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका आत्म अनुमोदन है, सेल्फ अप्रूवल, इसे यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। तो आप ऑप्शन घा को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, चयनात्मक उत्तेजन किसे कहते हैं? चयनात्मक उत्तेजन किसे कहते हैं? तो बेंडूरा का यह मत है कि व्यक्ति के भीतर कोई स्वचालित नियंत्रण एजेंट नहीं होता है जो व्यवहार को अपने आप नियंत्रित करता हो, इसे ही चयनात्मक उत्तेजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बेंडूरा के अनुसार मॉडलिंग का सही अर्थ क्या है? तो बेंडूरा के अनुसार मॉडलिंग का सही अर्थ है किसी प्रेक्षित अनुक्रिया को अनुकरण करते हुए मनोवैज्ञानिक प्रभाव से भी प्रभावित होना। तो आप ऑप्शन खा को यहाँ पर टिक करेंगे। बेंडूरा ने कई ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन किया जिनसे मॉडलिंग प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसे बेंडूरा द्वारा इस सूची में नहीं रखा गया है? तो बेंडूरा ने कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे मॉडलिंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षण है, परसेप्शन, इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 120, बेंडूरा का मनोविज्ञान के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो बेंडूरा के जो दृष्टिकोण था उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? इसे हम रखते हैं माइक्रो विश्लेषणात्मक उपागम, माइक्रो एनालिटिकल अप्रोच के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस तथ्य के द्वारा स्किनर के व्यवहारवाद की आलोचना होती है? निम्नलिखित में से किस तथ्य के द्वारा स्किनर के व्यवहारवाद की आलोचना होती है? तो यहाँ पर जैविक तथ्यों की अनदेखी हुई है, इसके कारण इसकी आलोचना होती है। तो ऑप्शन का को टिक करेंगे। TEAB का मतलब क्या होता है? TEAB का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, इसका फुल फॉर्म है। TEAB आंदोलन के अग्रणी नेता या अग्रणी प्रणेता किसे माना गया है?
तो इसका जो पॉनियर माना गया है वो माना गया है स्किनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो जैसे जो कठोर, यहाँ पर ये पहला नम्र व्यवहारवाद, ये गथरी के द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये इसका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और बाकी की बात करें, ये आपका सही नहीं है। बाकी अगर देखें तो कठोर व्यवहारवाद स्किनर के द्वारा दिया गया है, अंतर व्यवहारवाद कैंटोर के द्वारा दिया गया है, और उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद ये टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। तो आपका बा, सा और दा ये तीनों सही हैं, आ आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका बा, सा और दा जो ऑप्शन का है वो यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125, मानव व्यवहार को व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तथा पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समझा जा सकता है, यह किसने कहा। मतलब बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और इन्वायरमेंटल। तो ये किसका थ्योरी था। तो इसकी बात करें तो ये सिद्धांत बेंडूरा ने ही दिया था। तो आप ऑप्शन खा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, बेंडूरा के व्यवहारवाद को नम्र व्यवहारवाद में रखा गया। तो बेंडूरा के व्यवहारवाद को नम्र व्यवहारवाद में क्यों रखा गया, क्योंकि इनके व्यवहारवाद में व्यवहार को पर्यावरणीय कारकों के अलावा संज्ञानात्मक कारकों से भी प्रभावित माना गया है। तो आप ऑप्शन खा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, स्किनर के व्यवहारवाद को कठोर व्यवहारवाद में क्यों रखा गया। तो स्किनर ने अगर देखें तो इन्होंने केवल व्यवहारात्मक नियमों पर ही बल डाला था। स्किनर ने प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या सख्त व्यवहारात्मक नियमों के रूप में की थी, इसीलिए इन्हें यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर खा होना चाहिए, तो आप खा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, एक बच्चा दूसरे बच्चे को गलत काम करने पर पिटाते देखकर खुद भी वैसा ही गलत काम ना करने के लिए प्रेरित होता है। मतलब एक बच्चे की पिटाई हो रही है, दूसरा बच्चा देख रहा है, तो वो भी गलत काम ना करने के लिए सीख लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं स्थापन पुनर्बलन, विकारियस रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 129, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा घटिया कार्य करता है कि वह स्वयं ही इसे एक उप स्तरीय कार्य समझता है और इसके लिए यह अपने में दोष भाव विकसित कर दंडित करता है। मतलब एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं वो कार्य घटिया है, और इसके लिए वो खुद अपने अंदर गिल्ट फील करके अपने आप को दोषी समझता है। तो इस उदाहरण में किस तरह का पुनर्बलन क्रियाशील है। यहाँ पर देखें तो इसमें वो स्वयं से कर रहा है, तो यानी यहाँ पर आत्म पुनर्बलन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट इनेबल है। तो आप ऑप्शन गा को टिक करेंगे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे अमुक व्यवसाय में सफलता मिलनी निश्चित है, सफलता निश्चित मिलेगी, तो बेंडूरा के अनुसार इस व्यक्ति में क्या है। तो बेंडूरा की बात करें तो इस व्यक्ति में इफिशिएंसी एक्सपेक्टेशंस है, मतलब इफिशिएंसी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, क्षमता प्रत्याशा काफी उच्च है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आज आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दें। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं।
इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।